हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। यानी कि सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप फाइनल जिस पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते थे, जो आप हासिल करना चाहते थे, आपने वो कर लिया। सक्सेसफुल होने का मतलब आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि आपने कोई एक फेलियर आपको मिला, आपका इस साल एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उस सेटबैक से, उस फेलियर से निराश होने के बजाय उसे सीख के आगे बढ़ना, ताकि नेक्स्ट एसएससी जब आप अटेम्प्ट दें तब आप और बेहतर परफॉर्म करें, और वो भी उसी एंथुजियाज्म से जिस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम शुरुआत करी थी। होता है ना, जब फर्स्ट टाइम बच्चे शुरुआत करते हैं तब उनके अंदर अलग ही जोश होता है, जुनून होता है कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे वो इस चीज़ में और ज़्यादा होते जाते हैं, एक के बाद एक सेटबैक्स किसी बच्चे को मिलते जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते जाते हैं। फिर उनमें इतना एंथुजियाज्म और इतना वो स्ट्रॉन्ग अपने ऊपर बिलीव रह नहीं जाता, राइट। तो वही आपको रखते हुए आगे बढ़ना है और मिस्टेक से सीखते हुए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। The cheetah casualty count at Kuno National Park has gone up to 9. चीता कैजुअलिटी यानी कि चीता का डेथ काउंट, ठीक है, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में कितना पहुंच चुका है, 9 पे। 6 ऑफ द डेड एनिमल्स इंक्लूडिंग धात्री हु ब्रीदेड हर लास्ट ऑन वेडनेसडे, बोल रहे हैं जो ये कैजुअलिटीज हुई हैं उनमें से 6 जो हैं, और जिसमें धात्री भी शामिल है जिसने अपने पिछले बुधवार को ही अपनी अंतिम सांसें ली, had been relocated to the protected area in मध्य प्रदेश from Namibia and South Africa। ये सब यहाँ पे मध्य प्रदेश के इस एरिया में रीलोकेट किए गए थे। और कहाँ से लाए गए थे ये? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, in an ambitious program that began in September last year। और ये बहुत ही एक सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि पिछले साल सितंबर में ही स्टार्ट हुआ है। द पार्क हैज़ ऑल्सो लॉस्ट 3 चीता कब्स। अब ये 9 डेथ्स के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी चीता के खत्म हो चुके हैं। द री इंट्रोडक्शन ऑफ बिग कैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड 11 months इज टू अर्ली टू पास जजमेंट ऑन प्रोजेक्ट चीता। अब बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है रीलोकेशन वाला, री इंट्रोडक्शन वाला, बिकॉज इंडिया से चीता की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट। तो हम इसको वापस से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर के देशों से जहाँ पे है अभी भी, वहां से लेकर आने की, यहाँ पे, वहां से यहाँ पे लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे उनको रीपॉपुलेट करेंगे, ठीक है, ये प्लानिंग है। तो ये जो री इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम है, ये ऐसा नहीं कि 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में आप बता दें कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। बिकॉज आपको पता है हमने जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसको भी हम 1 दिन के उस पर नहीं एनालिसिस करते, उसको भी कितने सालों से हम एनालाइज कर रहे हैं, तब जाके हम इस नतीजे में पहुंचे कि यहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, वो चीज़ अच्छे से हो पा रही है और हमने उस प्रोजेक्ट में कामयाब हो पाए। तो सिर्फ 11 महीने, बिकॉज पिछले साल सितंबर में ये स्टार्ट हुआ, तो अभी केवल 11 months हुए हैं, और 11 months में ये पास कर देना जजमेंट कि भाई ये प्रोजेक्ट तो फेल हो चुका है, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना। The high mortality rate of animal in its new home is however worrying। लेकिन ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो ये जितनी ज़्यादा मृत्यु दर है इन जानवरों की अपने नए घर में, नए लोकेशन में आके, ये चिंता का विषय है। More so because South African cheetah specialists, they were roped into the steering committee of the translocation program। और बोले ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन चीता स्पेशलिस्ट हैं, जिनको इस जो ये ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम है, इसकी जो मुख्य कमेटी है देख रेख की, रिलोकेट करने की, उसमें इनको शामिल किया गया था, हैव रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट द प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन इन अ लेटर टू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने बोला कि भाई हमें कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं हो रही हैं एंड वी आर सीरियसली कंसर्न्ड, और आप इस मामले में बीच में इंटरवीन करो, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने लेटर लिखा। A report in this newspaper has revealed that in the letter dated July 15, the wildlife biologist accused the government of keeping them in the dark about the health of the animals। अब इसी न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस लेटर में ये लिखा गया है, जो कि 15 जुलाई को लिखा गया था, उसमें ये लिखा गया है कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उन्होंने हमारी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने जानवरों की करंट सेहत के ऊपर हमें डार्क में, अंधेरे में रखा, हमसे उनकी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो छुपाई।
The government's claim that the scientists have since dissociated themselves from the letter doesn't appear convincing. अब सरकार ने इसके आगे में क्या तर्क दिया? सरकार ने बोला कि भाई ये तो साइंटिस्ट ने बोला ही नहीं है, साइंटिस्ट तो मना कर रहे हैं कि हमने ऐसी चिट्ठी लिखी है, उन्होंने तो इस चिट्ठी को जानने से ही मना कर दिया कि हमें तो कुछ आइडिया नहीं इस चिट्ठी का। तो वो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है तो ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा, ये हमें सही नहीं लग रहा, बिकॉज क्यों? Given that the young project has invited allegations of giving short shrift to expert opinion from other quarters as well, क्योंकि और भी एक्सपर्ट्स हैं जिनके ओपिनियंस को इन्होंने नज़रअंदाज किया, दरकिनार किया, और ऐसे एलिगेशंस बाकी एक्सपर्ट्स ने भी लगाए हैं। तो ये केवल इन साइंटिस्ट का, जो अफ्रीकन साइंटिस्ट है, उनकी लेटर को अगर हम बोल दें कि भाई ये तो गलत है, वो तो मना कर रहे हैं, हमने लेटर नहीं लिखा, वो तो मुकर रहे हैं, तो ये कहना कन्विंसिंग नहीं होगा। सरकार ये कह के बच नहीं सकती, बिकॉज और भी साइंटिस्ट या फिर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और भी लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपने ओपिनियंस को सरकार द्वारा दरकिनार करने की बात उनके ऊपर कही है। चीताज were officially declared extinct in India in 1952. अब चीता एक्सटिंक्ट कब हो गए थे इंडिया से? 1952 में हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। In the 1970s, the Indira Gandhi government opened negotiations with Iran for bringing Persian cheetahs to India in exchange of Asiatic lions. अब 1970s में इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम पे नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे, किसके साथ में? ईरान की सरकार के साथ में, और ये चाहते थे कि पर्शियन हम चीताज यहाँ पे लेकर आए और उसके बदले में उनको एशियन चीताज, एशियन लायंस हम उनको दे दें। ठीक है, अब एक चीज ये भी गौर करना कि ये प्रोजेक्ट 1970 से एक रूपरेखा लेने की कोशिश कर रहा है, तब से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार है। बट अब क्या होता है, जब इलेक्शन टाइम होता है तब सरकारें क्या बोलती हैं कि भाई हमने किया। तो हमें कभी भी जो भी सरकारों के दावे हैं उनके बैक एंड पे जाके जांच जरूर करनी चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग क्या थी, और तब क्या मसले थे, क्यों नहीं हो पाया था और अब क्यों हो पाया। ठीक है, तो कोई भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे ना, बिकॉज आप पढ़े लिखे क्लान है, तो आपको समझना चाहिए कि हमें बैकग्राउंड उसका जानना है। ठीक है, बट द मूव कुड नॉट टेक ऑफ, लेकिन उस टाइम पे ये चीज नहीं हो पाई थी। द रिलोकेशन प्रोजेक्ट वॉज रिवाइव्ड इन 2009 बाय द यूपीए गवर्नमेंट। अगेन देखो 2009 में भी यूपीए सरकार, यानी कि यूपी और एनडीए दो आपको पता है अलाइन पार्टीज है। यूपीए मतलब कांग्रेस प्लस अलायंस और एनडीए मतलब बीजेपी प्लस अलायंस। ठीक है, तो अगेन ये कांग्रेस के टाइम पे 2009 में दोबारा इसको रिलोकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, ओनली टू बी निप्ड इन द बड बाय द एससी विच रीजनड दैट अ डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी शुड बी कंडक्टेड। लेकिन उसकी शुरुआत में ही रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे ही उठ के मत आ जाओ कि हम हाँ ये करेंगे, अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, ये हो जाएगा वो जाएगा। आप पहले उसकी डिटेल साइंटिफिक स्टडी करो। ठीक है, ये पता करो कि क्या फॉरेन स्पीसीज के एनिमल्स यहाँ के एनवायरमेंट को झेल भी पाएंगे, कैसा वहाँ का एनवायरमेंट है, यहाँ का एनवायरमेंट है, हर चीज डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, तो कितना लंबे समय तक वो यहाँ पे अडेप्ट कर पाएंगे, कितना लंबा समय उनको लगेगा अडेप्ट करने में, कितने लंबे टाइम तक वो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्लाइमेट कंडीशंस कैसे उनके ऊपर इफेक्ट करेंगी। तो आप पहले डिटेल स्टडी करो, उसके बाद फॉरेन स्पीसीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात करना। In 2020, the Apex Court modified its order and allowed the government to commence Project Cheetah on a trial basis. फिर क्या हुआ? फिर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने फैसले को मॉडिफाई किया। एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च अदालत। तो सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले को मॉडिफाई किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप प्रोजेक्ट चीता को स्टार्ट करो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। ऐसा नहीं कि हमने आपको स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है, बट आप ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करो, reiterating that the endeavor should be moved in scientific understanding। तो ये उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि ये जो इनिशिएटिव है ये केवल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है और पहले आप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को फुल फ्लेश तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम आपको परमिशन नहीं दे रहे, अभी सिर्फ ट्रायल बेस पे आप स्टार्ट करो। However, it appears that the government has not always given due importance to this guideline। लेकिन ये माना जाता है, ये दिख रहा है कि सरकार ने कभी भी इस गाइडलाइन को ज्यादा महत्व नहीं दिया। In October last year, this paper reported that wildlife biologist Y.V. झाला बोल रहे अक्टूबर में इसी पेपर के अनुसार, न्यूज़पेपर के अनुसार ये रिपोर्ट किया गया था कि जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं Y.V. झाला
at the forefront of the project Cheetah for more than a decade and who escorted the first batch of the animals from Namibia, जो कि इस प्रोजेक्ट चीता के शुरुआत से ही हमेशा इसके लीड में रहे हैं, ठीक है, लीडिंग टीम का हिस्सा रहे हैं और 10 दशक से, मतलब 1 दशक से भी ज़्यादा, यानी कि 10 सालों से भी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो, और जिन्होंने जो फर्स्ट बैच हम लेकर आए थे चीता का नामीबिया से, उसमें वो अध्यक्षता भी कर रहे थे, उसमें वो साथ में थे, डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द गवर्नमेंट्स न्यू चीता टास्क फोर्स। अब गवर्नमेंट ने एक नई चीता टास्क फोर्स बनाई, उसमें उनको जगह ही नहीं दी। अब जिस बंदे को 10 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है किसी प्रोजेक्ट का, आप उसको ही इंक्लूड नहीं करें तो डेफिनेट सी बात है आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सर्वाइव करे नहीं करे, आपको सिर्फ अपना नाम करना है कि भाई हमने ये चीज़ करी। The South African scientists have alleged the program's current management has little or no scientific training। और यही बात साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि इस प्रोग्राम की जो करंट मैनेजमेंट टीम है उनको या तो फिर थोड़ी जानकारी है या फिर उनको बिल्कुल भी साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। एंड फॉरेन एक्सपर्ट्स हैव बिकम मियर विंडो ड्रेसिंग। और मियर विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या हो गया कि उनको केवल दिखावे के लिए रखा गया है कि देखो हमने इसमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट शामिल किए हुए हैं, ये प्रोजेक्ट तो फेल हो नहीं सकता, अगर फेल हुआ तो भाई ये इतने बड़े बड़े हमने साइंटिस्ट किए थे, हम क्या कर सकते हैं, फेल हो गया। तो वो केवल नाम के लिए ही रह गए हैं। जो फॉरेन एक्सपर्ट्स इसमें शामिल किए गए उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, वो कुछ सलाह दे रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, कुछ वार्निंग दे रहे हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, बस वो केवल दिखावे के लिए रह गए हैं, ठीक है। They have claimed that some of the deaths could have been prevented with more appropriate veterinary care। बोल रहे हैं कि इन्हीं फॉरेन साइंटिस्ट का ये दावा है कि ये जो 9 डेथ्स हुई है ना चीता की, इनमें से कुछ को हम टाल सकते थे अगर हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट, इनको ज़्यादा प्रॉपर अच्छे से वेटनरी केयर इनको मिलती तो, ठीक है। यानी कि अगेन सरकार के ऊपर आरोप कि भाई आप सही से रख रखाव नहीं कर रहे, आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे। Less than a week after the wildlife biologists expressed their worries, the SC admonished the government and said, बोल रहे हैं सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है जब वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ने अपना कंसर्न जताया है, उसी दौरान 1 हफ्ते बाद ही, तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। एडमोनिश मतलब डांटना, फटकारना। एंड सेड दैट अ 40% फर्टिलिटी इन लेस देन अ ईयर डज नॉट रिफ्लेक्ट अ गुड पिक्चर। और उनने फटकार लगाते हुए कहा कि भाई 40% की मृत्यु दर 1 साल से भी कम के समय में ये अच्छे आंकड़े नहीं है, ये अच्छी पिक्चर नहीं दिखाते, ठीक है। और देखो भाई हम दूसरे देशों से लेकर आ रहे हैं, अगर इतनी ज्यादा सिर्फ 11 मंथ्स में 9 डेथ्स, ये काउंट इतना, ये तो 9/11 बन गया, तो इतना बड़ा काउंट है ये कि हो सकता है कल को बाहर के जहां से हम लेकर आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये कंट्रीज मना कर दें कि भाई आप तो अच्छे से देख रेख नहीं करते, हम नहीं देंगे आपको अपने चीतास, राइट, बिकॉज उनके वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर रहे। और ऊपर से साइंटिस्ट का ये आरोप, अगर तो वेदर कंडीशंस नहीं सर्वाइव कर पाते तो समझ में आता, लेकिन साइंटिस्ट का, उन्हीं के साइंटिस्ट का ये आरोप है कि सरकार बात नहीं सुन रही है, ठीक है। तो फिर वो अच्छा एक प्रोजेक्ट चलाने का तो तरीका है नहीं, तो वो लोग मना भी तो कर सकते हैं कि हम नहीं देंगे, और इसी बेसिस पे बाकी देश भी मना कर सकते हैं, राइट। Based on the passage, it can be inferred that all of the following are true about the cheetah relocation program except that। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हम कौन सी बात कह सकते हैं कि चीता रिलोकेशन प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल सही है। The reintroduction of cheetahs is a long-term project and it is too early to pass judgment on project cheetah after 11 months। करेक्ट है, उनने बोला कि ये लंबा प्रोजेक्ट है और सिर्फ 11 महीनों के अंदर का जो सिनेरियो देख के हम जजमेंट पास कर लें तो ये जल्दबाजी होगा। South African cheetah specialists have expressed concerns about the program's implementation in a letter to Supreme Court। ये भी सही है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने चिंता जताई है कि भाई सरकार इसमें इस तरीके से काम कर रही है और हमें इस बारे में चिंता है। The government claims that the scientists have since dissociated themselves from the letter। ये भी सही है, सरकार ने यही दावा किया है कि भाई साइंटिस्ट तो मना कर रहे हैं कि हमने तो ये लेटर लिखा ही नहीं है। All the relocated cheetahs to Kuno National Park have been from Namibia and South Africa। ये भी करेक्ट है।
द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज बीन इन फुल सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जब शुरुआत में स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, जब 1970s के दौरान में रिनोवेट करने की कोशिश की गई थी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पे, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि पहले आप साइंटिफिक स्टडी करो, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे। आपके सिर्फ महत्वाकांक्षा के बेसिस पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Which one of the following statement best summarizes the author's position on the reintroduction of cheetahs at Kuno National Park through Project Cheetah? बोल रहे हैं इसमें से ऑथर का जो स्टैंस है वो कौन सी बात से समराइज हो पाता है। The author believes that Project Cheetah is a completely failed initiative and should be abandoned immediately. ये गलत है, उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी कुछ भी कहना गलत होगा। The author thinks that while the reintroduction is a noble idea, concerns regarding its implementation and disregard for expert opinions are alarming. बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में उनकी बातें नजरअंदाज करेंगे तो ये चिंता का विषय है और सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। According to the passage, all of the following are true about the cheetah reintroduction and its associated concerns except, अब सारी बातें सही हैं एक को छोड़ के। The relocation project for cheetah in India was first attempted in 1970s. Correct है। A total of 9 cheetahs including Dhatri have died in Kuno National Park. ये भी correct है। Wildlife biologist Y.V. Jhala has been a part of cheetah task force since its inception. ये गलत है, वो चीता टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनाए गए, यही राइटर ने बोला है कि कंसर्निंग बात है, क्योंकि 10 साल से भी ज्यादा वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनसे ज्यादा जानकारी तो आपको नहीं है ना, तो फिर आपने उनको क्यों हटा दिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज की? द हिस्ट्री ऑफ चीताज बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया। क्या ये इसकी मेन थीम है कि चीता जब एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए इंडिया से, उसकी हिस्ट्री हम जान रहे हैं? ऐसा नहीं है। द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन कूनो नेशनल पार्क एंड द कंसर्न रेज्ड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following is a synonym for casualty as used in the context of passage? इनमें से कौन सा synonym है casualty का? अब casualty का मतलब होता है death या फिर मृत्यु। ठीक है, ठीक है, तो victim क्या हुआ? eradicate मतलब क्या हो गया? किसी चीज को हटा देना, बाय लॉ किसी चीज को हटा देना। सर्वाइवर कोई बहुत ही बुरी परिस्थिति से जो बचकर निकल कर आ गया, वो क्या हो गया? सर्वाइवर। विक्टिम जिसके ऊपर कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना घटी है, वो गया विक्टिम। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। तो ऑप्शन सी विक्टिम जो है वो कैजुअलिटी के एकदम क्लोजेस्ट है। ठीक है। The National Conference of Food Ministers failed to resolve the issue of discontinuance of rice and wheat sales to states under the open market sales scheme. अब बोल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ फूड मिनिस्टर्स, इसमें इस बात को सुनिश्चित कर पाना या इस बात के रेजोल्यूशन पे पहुंच पाना में फेल हो गए कि इशू ये था कि जो स्टेट्स को राइस और वीट की सेल होती है ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, अब इसके ऊपर वो एक रिजोल्यूशन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ कम चीज़ों को कम लिमिट में इसको सेल कर सकते हैं, बिकॉज ये तो सबको चाहिए। इन व्यू ऑफ द सेंटर्स रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि सेंटर ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। द मीट वॉज टू डिस्कस टॉपिक such as an action plan for the procurement dash of coarse grains। बोल रहे हैं ये जो मीट थी ये इसलिए इसमें ये डिस्कस करना था, कुछ एक्शन प्लान डिस्कस करना था ताकि प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदा जा सके या ऑब्टेन किया जा सके कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स वो होते हैं जो रोजमर्रा की चीजों में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि चावल हो गया, दालें हो गई, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। तो कोर्स ग्रेन्स को कैसे दोबारा से पाया जाए, हासिल किया जाए, एंड अ स्ट्रेंथेंड फोकस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और ज्यादा फोकस दिया जाए फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर। हाउएवर गिवन द डैश इन कर्नाटका over the center's stringent restrictions on the OMSS, it was expected that there would be a solution। और ये देखते हुए कि कर्नाटका में किस तरीके से शायद अगेंस्ट में जा रहे होंगे या उनका विद्रोह हो रहा होगा। ठीक है, किसका? सेंटर का जो ये सख्त कठोर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं OMSS के ऊपर। OMSS मतलब ओपन मार्केट सेल स्कीम। इट वाज, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, बट हुआ नहीं ऐसा। बट द सेंटर वाज डैश टू ऑब्लाइज,
but the center was dashed to oblige the states. तो सेंटर वॉज नॉट विलिंग टू oblige the states, या फिर सेंटर वॉज नॉट इन अ मूड टू oblige the states, मतलब वो इस चीज़ में, इस इंटरेस्ट में नहीं हाँ करना चाहते थे, स्टेट्स के अकॉर्डिंग नहीं हाँ करना चाहते थे. विच यूज दी OMSS टू कवर अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ देयर फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स, जो कि क्या करते हैं, अपने कंसिडरेबल फूड रिक्वायरमेंट्स को, फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए OMSS का इस्तेमाल करते हैं. अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु एंड राजस्थान आस्क दैट दिस रिस्ट्रिक्शंस बी रिमूव्ड. और केवल कर्नाटका नहीं है, तमिलनाडु और राजस्थान ने भी बोला है कि भाई आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटाओ. रिजेक्टिंग द प्ली, यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल रीट्रेटेड द सेंटर्स पोजीशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. बोल रहा है कि इस बात को रिजेक्ट करते हुए, उनकी इस प्रार्थना को रिजेक्ट करते हुए यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दोबारा इस बात पर जोर दिया कि भाई सेंटर का ये भी मत है, हमारा स्टैंस ये है कि हम उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहते हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ में लाना चाहते हैं जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते. अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको बहुत कम कीमत में, बहुत कम प्राइस पे गेहूं, चावल, ये सब चीज़ें मिलती हैं, राइट. तो अब जो लोग इस लिस्ट के अंदर नहीं आते उनको भी वो लोग शामिल करना चाहते हैं कि भाई उनके पास भी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए. दो इट इज indisputable that he has to look after the non-NFSA category of beneficiaries. The state's plea too considers the need of sections of the non-NFSA population. बोल रहे हैं कि ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका ये जो मत है कि भाई हमें नॉन NFSA कैटेगरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी देखना है, तो स्टेट्स को भी तो देखना है ना, नॉन NFSA पॉपुलेशन को. उनके लिए, उनको भी तो तभी चाहिए ना चावल और गेहूं की, वो लोग उनको भी, जो नॉन NFSA पॉपुलेशन है उनको भी दे सके. एज those covered under the act get their entitlements under the center's monthly allocation of food grains. क्योंकि जो NFSA स्कीम के अंडर में आते हैं उनको तो सेंटर के द्वारा मिलता है, सेंटर के जो एक्ट है ये NFSA वाला, इसके तहत उनको मंथली फूड ग्रेन्स दिया जाता है. If states are forced to tap the open market, rice and wheat prices are bound to go up. और अगर स्टेट्स को ओपन मार्केट से ये चीजें लेनी पड़ी, ओपन मार्केट से अपना हिस्सा लेना पड़ा, तो वीट और राइस के प्राइसेस तो भाई बढ़ जाएंगे. ठीक है. द मीट वॉज टू डिस्कस टॉपिक्स सच एज एन एक्शन प्लान फॉर द डैश ऑफ कोर्स ग्रेन्स. फॉर द अरेंजमेंट, अरेंज करना है हमने कोर्स ग्रेन्स को, इसलिए किया जा रहा है. प्रोक्योरमेंट मतलब हासिल करना है, खरीदना है. इंटेंट, इंटेंट मतलब मंशा, और एफ्लुएंट मतलब लिक्विड वेस्ट. ठीक है, तो हमें तो खरीदने की बात करें ना कि हम उसको ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो ये मीटिंग किस लिए हुई थी? राइस और वीट को ऑब्टेन करने के लिए, कोर्स फूड ग्रेन्स को ऑब्टेन करने के लिए. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, है ना. तो ओनली ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. However, given the dash in Karnataka over the center's stringent restriction on the OMSS, it was expected that there would be a solution. फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्यूट, जिसका मतलब होता है मतभेद. ठीक है, तो वो करेक्ट है कि गिवन द मतभेद, यानी कि कर्नाटका में मतभेद को देखते हुए. और रो मतलब भी मतभेद. रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब कि नजरअंदाज करना, मना कर देना. कंसेंट मतलब कि मंजूरी दे देना, स्वीकृति दे देना. तो यहाँ पे रो और डिस्प्यूट दोनों ही मतभेद को टर्म करते हैं, और ये दोनों ही यहाँ पे फिट बैठते हैं. तो यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि 1 and 2 है यहाँ पे ऑप्शन में. 2 and 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके. बट द सेंटर वॉज डैश टू ऑब्लाइज द स्टेट्स. टेक अ टर्न, यानी कि सेंटर जो है इसमें एक हिस्सेदारी कर रहा था, डायरेक्शन चेंज कर रहा था. होल्ड टॉक मतलब कि कॉन्वर्जेशन कर रहा था. इन नो मूड, यानी कि किसी भी परिस्थिति में इस चीज को स्वीकार करने के लिए नहीं था तैयार. क्लियर द डेक, यानी कि रास्ता साफ कर दे रहा था. तो रास्ता साफ नहीं कर रहा था, वो किसी भी परिस्थिति में इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था. तो इन नो मूड, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि ओनली 3 इज करेक्ट. डैश, if states are forced to tap the open market, rice and wheat prices are bound to go up. Henceforth, यानी कि अब से, besides, यानी कि इसके अतिरिक्त,
मीनवाइल मतलब कि इस दौरान, और देयर आफ्टर मतलब कि उसके बाद। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके बाद, इसके अलावा की बात हो रही है कि इसके अलावा अगर स्टेट्स को ये ओपन मार्केट टैप करनी पड़े तो क्या होगा, राइस और व्हीट के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी कि ओनली 1A इज करेक्ट। He never remembers to have taken his lunch box from the kitchen before leaving office। बोल रहे हैं कि उसको ऑफिस जाने से पहले कभी भी किचन से अपना लंच बॉक्स लेना याद नहीं रहता। तो जब रिमेंबर का यूज होता है ना, रिमेंबर वर्ड है तो उसके साथ में ING फॉर्म में ही होता है हमेशा वर्ब यूज। तो टेक जो है वो किस में हो जाए, ये वर्ब है हमारा, तो ही नेवर रिमेंबर्स टेकिंग हिज लंच बॉक्स फ्रॉम किचन होगा। ठीक है, रिमेंबर्स हैविंग टुक, remembers having taken, remembers to have taken, remembers taking। option D is correct। India continues to be the fastest growing major economy in the world, its GDP expanding by 6.3% in July to September quarter। इंडिया अभी भी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन रही है दुनिया में, और इसका GDP जो है वो 6.3% की दर से एक्सपैंड हुआ है जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में, मैचिंग एग्जैक्टली द प्रोजेक्शंस मेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये बिल्कुल वैसे ही प्रोजेक्शंस हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पहले ही प्रिडिक्ट किए थे। हाउएवर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO डेटा शोज Q2 GDP growth is markedly lower than the figure 8.4% of the corresponding period last year। लेकिन NSO नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का जो डेटा है सेकेंड क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर GDP के लिए, वो बता रहा है कि जो पिछले साल का, लास्ट ईयर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग इसी दौरान का जुलाई से सितंबर का ही जो फिगर था वो था 8.4%, यानी कि इस साल का जो फिगर है वो उससे बहुत ज़्यादा कम है, एंड सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एक्सप्लोजिव 13.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल। और जो फर्स्ट क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें तो हमने बहुत ही धुआंधार 13.5% की GDP अटेन करी थी, उससे तो बहुत ही कम है, 8.4 से कम है तो 13.5 से तो बहुत ही कम है। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स हैव इम्पीडेड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग। बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से और इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, रुक गई है। द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टेड बाय 4.3% इन सितंबर क्वार्टर, यानी कि GVA जो है इसका वो सितंबर क्वार्टर के लिए 4.3% कम हो गया। while mining and quarrying saw a 2.8% contraction, जबकि माइनिंग और क्वेरिंग में हमने 2.8% का कॉन्ट्रैक्शन देखा है, यानी कि कमी देखी है। while the higher growth rates, अब देखो ये तो पता चल गया कि हम यहाँ पे ग्रोथ और डिक्रीज दोनों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। while higher growth rates in the preceding quarters can be explained on the basis of lower base at the height of disruption caused by the dash, while the higher growth rates in the preceding quarters, यानी कि ये दोनों में कंपैरिजन कर रहा है, बोल रहा है कि जो हायर ग्रोथ रेट्स थे पिछले क्वार्टर्स में, अब हमने दोनों में कंपैरिजन कहाँ किया है, Q पॉइंट में किया है, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि Q के बाद ही ऐसा आएगा, राइट। ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई, Q के बाद ऐसा आएगा। तो बोल रहे हैं कि जो पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में जो हायर ग्रोथ रेट थे पिछले क्वार्टर्स के, वो इस बात से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोअर बेस एट द हाइट ऑफ डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय दी, अब आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, बोल रहे हैं कि इस बात से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कि जो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कि जो जिस टाइम पे ये डिस्ट्रप्शन था अपने पीक पर, उस टाइम पे लोअर बेस था, ठीक है। लोअर बेस के ऊपर ही डिस्ट्रप्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है और अपने हाइट पे पहुंचा है, और किसके द्वारा कॉज किया गया, कॉज्ड बाय दी डैश COVID-19 pandemic। The main takeaway from the latest figure is that economy has been negatively affected by contraction in the manufacturing and mining sectors। बोल रहे हैं caused by, किसके द्वारा कॉज किया गया, COVID-19 पेंडेमिक के द्वारा। अब बोल रहे हैं कि इससे जो मेन टेक अवे है लेटेस्ट फिगर से वो ये है, यानी कि मेन गौर करने वाली बात जो है लेटेस्ट फिगर से वो ये है कि जो इकोनॉमी है वो नेगेटिवली उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है कॉन्ट्रैक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और माइनिंग सेक्टर्स में, मुख्य तर्ज पर इन दो सेक्टर्स में, राइट। तो चलिए अब हम अरेंजमेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा
पी, क्योंकि जिसमें स्टार्ट किया गया कि हम अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, हमारा जीडीपी इतना है, और जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बनाई थी प्रोजेक्शंस उसके अनुसार ये बिल्कुल सही है। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया। फिर इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्यों कि हाउएवर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा कुछ और कहता है, वो दोनों सालों को कंपेयर करता है और बताता है कि भाई ये जो है सही नहीं है डेटा, इसमें हमारी कुछ कुछ कमियां हैं, राइट, ये वो बताता है। तो ये हो गया हमारा क्यू स्टेटमेंट। अब क्यू के बाद हमें पता है एस आएगा, ठीक है, तो एस हो गया क्योंकि वो दो कंपैरिजन हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, उसको बता रहा है कि भाई पिछले साल जो पिछले बरी का डेटा है वो क्यों ज़्यादा है, ठीक है। और एस के बाद में टी आ रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है बताते हुए कि भाई जो डिस्ट्रप्शन किसके द्वारा कॉज किया गया था, कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा कॉज किया गया था, टी हो गया। और लास्ट में हमारा आ जाता है आर स्टेटमेंट, जिसमें बताया जाता है कि इस राइजिंग कॉस्ट और हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आर, पी क्यू एस टी आर, ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फर्स्ट पी है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्या है, क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्या है, पी क्यू एस, है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है टी, ऑप्शन ई इज करेक्ट। आफ्टर मच एमानेशन his feelings of apprehension about the future's indefiniteness were erased by the deliberation of consolation from his loved ones. अब emanation का मतलब होता है, देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं बन रहा। emanation का मतलब होता है कि जो इशू उत्पन्न हुआ, जो सोर्स था इशू का, ठीक है, इशू को बोला जाता है emanation, राइट। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज का शंका या डर, ओके। इनडेफिनेटनेस का मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है। और डेलिबरेशन का मतलब होता है लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन, ठीक है। तो क्या बन रहा है ये कि आफ्टर मच, बहुत ज्यादा इशू के बाद में उसकी फीलिंग्स थी शंका की, अबाउट द फ्यूचर की अनिश्चितता की, वर इरेज्ड बाय लॉन्ग एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसोलेशन फ्रॉम हिज लव्ड वन, कि उसके लव्ड वन द्वारा लॉन्ग एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया गया, तो उसके उसकी जो चिंता थी वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है ना, और गड़बड़ है। आफ्टर मच, बहुत ज्यादा लॉन्ग और केयरफुली सोचने के बाद, आफ्टर मच डेलिबरेशन, ओके, आफ्टर मच डेलिबरेशन हिज फीलिंग्स ऑफ, अब उसकी फीलिंग्स किसकी थी, शंका की थी, ठीक है, वो करेक्ट है। अबाउट हिज फ्यूचर्स इनडेफिनेटनेस, फ्यूचर की अनिश्चितता के लिए जो उसको शंका थी वो सब दूर हो गई, इरेज हो गई, बाय, जड़ से खत्म हो गई, बाय कंसोलेशन फ्रॉम हिज लव्ड वंस, उसके प्रियजनों ने जब उसको सराहना दी, सांत्वना दी, आश्वासन दिया, तो उससे उसकी वो चिंता जड़ से खत्म हो गई, ठीक है। तो आफ्टर मच ऑप्शन अरेंजमेंट बन रहा है, डी आएगा, बी सी करेक्ट है, फिर ए आएगा, ठीक है। डी बी सी ए, डी से ए की है, डी बी सी ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर ढूंढना है। द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीशियन आर्ट, बोल रहे हैं जो बिल्डिंग का नक्शा था, आर्किटेक्चर था, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीशियन मतलब ग्रीस के लोगों की जो भी ग्रैंडियर या चीजें होती हैं, आर्ट फॉर्म होती है, महल की संरचना होती है, उससे इंस्पायर्ड था, ठीक है। एंड इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द ग्रैंडियर ऑफ द पास्ट, और ये एक प्रूफ है, टेस्टामेंट मतलब प्रूफ है इतिहास की बहुत ही इंप्रेसिव स्टाइल का, बहुत ही विशाल, महत्वपूर्ण और बहुत ही लाविशिंग स्टाइल का, ठीक है, पास्ट का, क्योंकि ग्रीशियन लोग यानी कि बहुत ज्यादा उनका स्टाइल लाविश होता था, राइट, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, सुंदर नक्काशियां, तो उसका ये प्रूफ है। अब आर्किटेक्चर की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, ARCHITCTECTURE करेक्ट है। ग्रीशियन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, GRECIAN, ये होते हैं ग्रीशियन की स्पेलिंग, ठीक है। टेस्टामेंट भी करेक्ट है, ग्रैंडियर भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी ग्रीशियन इज करेक्ट। Many people consider meditation as a means to achieve tranquility and inner peace. बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन को शांति का, अंदरूनी शांति, बाहरी शांति का एक जरिया मानते हैं।
विच अल्टीमेटली एनहांसेस देयर प्रोडक्टिविटी इन डेली लाइफ, जो कि अंततः उनकी प्रोडक्टिविटी, डे टू डे लाइफ में उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। देखा मेडिटेशन करने का फायदा। तो मेडिटेशन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, MEDITATION। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, शांति की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है, QUI, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, तो QUILITY, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है स्लो, लेथार्जिक, इनएक्टिव, सुस्त, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें पता करना है कि क्या स्लगिश सही से मीनिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट कर पा रहा है, वहां पे फिट बैठ रहा है, जिसमें नहीं बैठ रहा उसको बताना है कि इसमें नहीं बैठ रहा। The sluggish flow of contrast supported the notion that the defect was clinically and effectively small. अब क्योंकि बहुत सुस्त सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा था, लोग बहुत सुस्त तरीके से उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो इससे इस बात की सत्यता स्थापित हो गई, इस बात को सपोर्ट मिल गया कि जो डिफेक्ट था वो क्लिनिकली बहुत छोटा था और उसका प्रभाव भी बहुत छोटा था। ठीक है, सही है। ये चीज यहाँ पे पता चल रहा है कि स्लगिश किस लिए बोल रहे हैं कि उसके लिए बहुत कम लोगों ने बहुत ही इनएक्टिव तरीके से उसका विरोध किया, जिसकी वजह से ये बात साबित हो गई कि भाई ये जो दुष्प्रभाव था ये बहुत ही कम था, छोटा था, ज्यादा लोगों को फेस नहीं करना पड़ा। तो 1 तो करेक्ट है। Fierce competition and sluggish demand have resulted in very poor sales. बहुत कठोर कंपटीशन और क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा हो गई हैं लेकिन डिमांड बहुत सुस्त है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्स जो है वो बहुत कम हो रही हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है स्लगिश इसमें। सम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज रैपिडली, कुछ ग्लूकोज के कुछ ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एंड अदर शोड अ मोर स्लगिश इफेक्ट, और दूसरे जो है स्लगिश इफेक्ट यानी कि सुस्त इफेक्ट दिखाते हैं। तो सुस्त इफेक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा कम तेजी से चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे थर्ड जो है उसमें करेक्ट मीनिंग नहीं आ रहा, सुस्ती से तो ग्लूकोज नहीं चलता, राइट, थोड़ा स्पीड कम हो सकती है उसकी। सो 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी 1 and 2 is correct. In about 5 minutes, they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin lick their feet. Begin 2 होता है, तो यहाँ पे हमें करेक्शन दिखाना है कि लगभग 5 मिनट में वो सड़क से उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां पे जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो उनके कदम चूमने लगेंगी। तो बिगिन 2 होगा, राइट, बिगिन टू लिक देयर फीट। द devastating experiences of many wars taught some countries the necessity of pursuing, necessary नहीं necessity, नेसेसिटी होगा क्योंकि ये नेसेसरी तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमें चाहिए नाउन की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि हमें शांति चाहिए एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनलिस्ट ईगोज, कि हमें नेशनलिस्ट के ईगो के तर्ज पर उनको तार पे रख के हमें अपनी पीस, शांति चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं कि नेशनलिस्ट ईगो को हम सामने लेकर आए और फिर उसके चक्कर में अपना नुकसान कर लें। ठीक है, जान माल का भी और चीज़ों का भी, इकोनॉमी का भी, हर चीज़ का नुकसान कर लें। इसकी बजाय नेशनलिस्ट ईगो को साइड रखो, हमें तो शांति चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है, नेसेसिटी आएगा। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन डी में। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।